हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची 2024 के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनव संस्थान घोषित किया गया था। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आईआईटी बॉम्बे। भारत में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची 2024 एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनव संस्थान घोषित किया गया था। तो आईआईटी बॉम्बे को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 आया हुआ है, ये आपका कौन सा एडिशन था। तो 9वां एडिशन था। कितने कैटेगरी में दिया गया। तो 16 कैटेगरी में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हर एक कैटेगरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जब हम लोग ओवरऑल कैटेगरी की बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है। कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली ने टॉप किया है। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है। इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। मैनेजमेंट की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद ने टॉप किया है। फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्द ने किया है। मेडिकल की बात करें तो एम्स दिल्ली ने किया है। डेंटल की अगर बात करें तो डेंटल में टॉप किसने किया है। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई ने किया है। लॉ की बात करें तो एनएलएसआईयू बेंगलोर ने किया है। एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो आईआईटी रुड़की ने किया है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करें तो आईएआरआई दिल्ली ने किया है। इनोवेशन की बात करें, जो आपका क्वेश्चन ने पूछा हुआ था, तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इग्नोर ने किया है। स्किल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने किया है। अगर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो अन्ना यूनिवर्सिटी ने किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कितनी धनराशि दी गई है जो इसे 5 वर्षों में प्राप्त होगी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 50,000 करोड़। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कितनी धनराशि दी गई है जो इसे 5 वर्षों में प्राप्त होगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 50,000 करोड़। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। इस अमाउंट का जो 72% होगा ये कहाँ से आएगा, प्राइवेट सोर्स से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट की स्थापना के लिए किन संस्थानों ने हाथ मिलाया है। तो आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट की स्थापना के लिए किन संस्थानों ने हाथ मिलाया है। तो आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है जो प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। तो जर्मनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो शाहरुख खान को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे हुआ, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो शाहरुख खान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पोखरण राजस्थान में। और जो आपका पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ये राजस्थान के कौन से ज़िले में है, जैसलमेर में। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में स्वदेश निर्मित
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पोखरण, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जगदीप धनखड़। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जगदीप धनखड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिग क्रिकेट लीग ने किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ दीर्घकालिक प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रसार भारती के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ दीर्घकालिक प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रसार भारती के साथ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका बिग क्रिकेट लीग है बीसीएल, इसका जो इनॉग्रल एडिशन होगा बीसीएल का कब होगा? सितंबर में होगा। कहाँ पे? लखनऊ में। इसके अलावा बीसीएल जो है आपका, इसके लीग कमिश्नर कौन है? तो फॉर्मर इंडिया कैप्टन दिलीप वेंगसकर, ठीक है, दिलीप वेंगसकर। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है बीसीएल के? तो रुद्र प्रताप सिंह, आरबी सिंह। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे कोटनी वाज। तो ये सारी की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किस भारतीय पैरा शटलर को निलंबित कर दिया गया? तो प्रमोद भगत। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किस भारतीय पैरा शटलर को निलंबित कर दिया गया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रमोद भगत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और रूस दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन देन को आसान बनाने और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी मुद्राओं के लिए DRR शुरू करने पर काम कर रहे हैं। DRR का मतलब क्या है? तो DRR का मतलब यहाँ पे हुआ डायनेमिक रेफरेंस रेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और रूस दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन देन को आसान बनाने और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी मुद्राओं के लिए DRR शुरू करने पर काम कर रहे हैं। DRR का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक रेफरेंस रेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो करंट में, वर्तमान में जो इंडियन रुपीज है, इसे अगर रूबेल में चेंज करना है, जो कि रूस की करेंसी है, तो इसे बदलने की प्रक्रिया जटिल और बोझिल है। इसमें आपका दो फेज होता है। सबसे पहले तो आपको इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और फिर डॉलर को रूबेल में। तो प्रोसेस थोड़ा कम्प्लेक्स है। यह प्रक्रिया अमेरिकी प्रतिबंधों से और भी जटिल हो गई है, जो स्विफ्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक रूस की पहुंच को प्रतिबंधित करती है। इसके अतिरिक्त रूस के साथ भारत के व्यापार असंतुलन, जहां भारत निर्यात से अधिक आयात करता है, इसने रूसी बैंकों को भारतीय बैंकों के ओस्ट्रो खातों में बड़ी मात्रा में रुपये जमा करने के लिए प्रेरित किया है। अच्छा, दो तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है नोस्ट्रो और एक होता है ओस्ट्रो। इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे इंडियन बैंक है और यहाँ पे है यूएसए बैंक। तो किसी देश में सब सारे देश में तो भारतीय बैंक का शाखा है नहीं। तो मान लो कि अमेरिका में कोई शाखा नहीं है, भारतीय बैंक का कोई शाखा नहीं है, तो इंडियन बैंक क्या करेगा? या यूएसए के बैंक में अपना एक खाता खोलेगा। और नोस्ट्रो का मतलब क्या हुआ? नोस्ट्रो का मतलब हुआ आवर अकाउंट। नोस्ट्रो का मतलब हुआ आवर अकाउंट और ओस्ट्रो का मतलब क्या हुआ? योर अकाउंट। योर अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट कहाँ पे खुलता है? अगर किसी देश में, दूसरे देश में हमारे देश की बैंक की शाखा नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नोस्ट्रो एंड ओस्ट्रो अकाउंट। अब इंडियन बैंक ने क्या किया कि अमेरिका के बैंक में अपना अकाउंट खोला। इंडियन बैंक ने अमेरिका के बैंक में अपना अकाउंट खोला। तो भारतीय बैंक के लिए ये आपका हुआ नोस्ट्रो अकाउंट। भारतीय बैंक वाले क्या बोलेंगे कि हमारा अकाउंट है यूएसए बैंक में, तो आवर अकाउंट मतलब क्या हुआ? नोस्ट्रो अकाउंट। और यही अकाउंट
ईवीसी बैंक वालों के लिए क्या हो गया, तो ईवीसी बैंक वाले क्या बोलेंगे कि आपका अकाउंट है, योर अकाउंट है, मतलब ईवीसी बैंक वालों के लिए ही आपका क्या हो गया, ओस्ट्रो अकाउंट हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर इंडियन बैंक ने अकाउंट खोला ईवीसी बैंक में, कुछ चार्ज लगता होगा, तो इंडियन बैंक के लिए क्या हो जाएगा आपका नोस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि इंडियन बैंक वाले क्या बोलेंगे कि हमारा अकाउंट है, आवर अकाउंट, मतलब क्या हो गया, ये नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। और यही अकाउंट, सेम अकाउंट ही ईवीसी बैंक वालों के लिए क्या हो गया, ये क्या बोलेंगे कि आपका अकाउंट है, योर अकाउंट, मतलब ओस्ट्रो अकाउंट हो गया। और अगर ईवीसी बैंक वालों ने यहाँ पे अकाउंट खोला अपना इंडियन बैंक में रुपीज़ में, तो ईवीसी बैंक वालों के लिए जो अकाउंट होगा, जो इन्होंने इंडियन बैंक में खोला है, नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। और अब इंडियन बैंक के लिए ही आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ओस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट। तो ये डिफरेंस होता है नोस्ट्रो और ओस्ट्रो अकाउंट में। अकाउंट सेम ही होता है, अकाउंट नंबर सेम ही होता है। जैसे अकाउंट नंबर मान लो आपका है XYZ123, तो नोस्ट्रो एंड ओस्ट्रो दोनों अकाउंट के लिए तो अकाउंट नंबर सेम ही रहेगा, बस देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान के कीट विज्ञानियों ने हाल ही में खाने योग्य कीड़ों की 3 नई प्रजातियों की पहचान की है, जो पारंपरिक रूप से उत्तर पूर्व भारत में स्वदेशी समुदायों द्वारा खाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ATREE। इसका मतलब क्या हुआ, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। किस संस्थान के कीट विज्ञानियों ने हाल ही में खाने योग्य कीड़ों की 3 नई प्रजातियों की पहचान की है, जो पारंपरिक रूप से उत्तर पूर्व भारत में स्वदेशी समुदायों द्वारा खाए जाते हैं? तो किस संस्थान के कीट विज्ञानियों ने, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट, जो कि बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक खोजा कहाँ पे गया है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा रिसर्च टीम को लीड किसने किया था, तो प्रियदर्शनन धर्मराजन ने। कहाँ से है, तो ये है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। और कौन कौन थे, स्वप्निल बोआय ने, संदीप सेन, पवन कुमार थुंगा। और इसके अलावा एक हेमंत घाटे थे, मॉडर्न कॉलेज पुणे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू की है? तो भारत और इजराइल ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने IIT मद्रास में सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू की है? तो भारत और इजराइल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाते हैं, 8 जून को। और 2024 की थीम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जारी किया? तो जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जारी किया? तो जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, PR श्रीजेश को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो DRDO साइंटिस्ट थे। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विज्ञान। इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल भी कहा जाता है। डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो विज्ञान। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने
अपने प्रकाशन का 25वां अंक भारत में महिला और पुरुष 2023 जारी किया। इसके अनुसार लिंगानुपात सेक्स रेशियो जो 2011 में 943 से बढ़कर किस वर्ष तक 952 होने का अनुमान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2036 तक। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो आपका रिपोर्ट आया हुआ है, जो टाइटल है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, इसे रिलीज किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और इसमें की पॉइंट क्या है? तो 2036 तक भारत का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, कितना एक्सपेक्टेड है? तो 152.2 करोड़। और जो महिला परसेंटेज है, फीमेल परसेंटेज है, ही आपका इंक्रीज होगा। 2011 में कितना था? 48.5% और 2036 तक कितना हो जाएगा? 48.8%। तो स्लाइटली इम्प्रूव करेगा जो फीमेल परसेंटेज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे। सेक्स रेशियो जो आपका होगा 2011 में कितना था? 943। 2036 में कितना हो जाएगा? 952। कब तक? 2036 तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो आपका ASFR है, ASFR इसका मतलब क्या हुआ? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो ये आपका क्या होगा? 2016 से 2020 तक का अगर देखा जाए तो 20 से 24 साल का जो एज ग्रुप है और 25 से 29 साल का जो एज ग्रुप है, तो 2016 में कितना था? 135.4 और 25 से 29 साल का जो एज ग्रुप है ये कितना था? 166.0, मतलब 166 था। ये 2020 में कितना हो गया है? तो 20 से 24 साल का जो एज ग्रुप है इसके लिए आपका हो गया है 113.6 रिड्यूस हुआ है। और जो 25 से 29 साल का एज ग्रुप है उसके लिए आपका जो एज ASFR है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, वो घट के कितना हो गया है? 139.6। क्या याद रखना है? जो आपका ASFR है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो अगर हम लोग बात करेंगे 20 से 24 साल का जो एज ग्रुप है तो 2016 में कितना था? 135.4। ये आपका रिड्यूस हुए कितना हो गया है 2020 में? 113.6। अगर 25 से 29 साल एज ग्रुप की बात करें तो 2016 में कितना था? 166 था, जो कि 2020 में घटे कितना हो गया है? 139.6 हो गया है। अगर हम लोग बात करें द ASFR, द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर द एज 35 to 39, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 2016 में। ये आपका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। याद रखना है, सब की पॉइंट है। 2016 में था 32.7 और 2020 में बढ़े कितना हो गया है? 35.6 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब महिलाएं सोच रही है, मतलब लोग कैरियर को पहले इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। बाद में फैमिली को एक्सपेंशन करना है वो बाद में देखा जा रहा है, लेकिन कैरियर पहले इम्पॉर्टेंट है, मतलब लाइफ में सेटल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका शो कर रहा है। जो एज ग्रुप है 35 से 39, इसका इंक्रीज हुआ है ASFR, मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। 2016 में था 32.7 और 2020 में कितना है? 35.6। तो ये आपका इंक्रीज हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका किशोर प्रजनन दर है, ये इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए कितना है? 33.9 और लिटरेट के लिए कितना है? 11.0। 2020 की बात हो रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है MMR, मातृ मृत्यु दर, जो कि क्या है? वन ऑफ द SDG इंडिकेटर है आपका। ये 2030 तक इसे कितना करना है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को 2030 तक कितना करना है? 70 तक लाना है। ये याद रखना सबसे पहला पॉइंट, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इज वन ऑफ द SDG इंडिकेटर एंड टू ब्रिंग इट डाउन टू 70 बाई 2030, मतलब 2030 तक इसे कितना लाना है? 70 तक लाना है। इसके अलावा भारत ने सक्सेसफुली अचीव किया है द मेजर माइलस्टोन ऑफ ब्रिंगिंग डाउन इट्स MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। 2018-20 की अगर बात करें तो कितना है अभी? 97 पर लाख लाइव बर्थ,
ठीक है। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है वो पर लाख लाइव बर्थ पे लेते हैं। 2018-20 में कितना है 97 पर लाख लाइव बर्थ, जो कि एक मेजर माइलस्टोन है, भारत ने अचीव किया है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये आपका डिक्रीज हुआ है ओवर द ईयर दोनों के लिए, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हैड ऑलवेज बीन हायर देन दैट ऑफ मेल, ठीक है। हमेशा से जो फीमेल IMR है ना, ये हमेशा ज़्यादा होता था कंपेयर देन मेल IMR, मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन जब हम लोग 2020 की बात करेंगे दोनों इक्वल है। कितना है 28 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2020 में कितना है 28 पर 1000 लाइव बर्थ, ये याद रखना है। और इक्वल है, जनरली होता क्या था पहले, जो फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो ज़्यादा होता था मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। लेकिन 2020 में क्या है, दोनों बराबर है। कितना है 28 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ। इसके अलावा द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डाटा शोज दैट इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 43 इन 2015, 2015 में कितना था 43 था, जो कि घट के 2020 में कितना हो गया है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, 2020 में घट के कितना हो गया है 32 हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं LFPR। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ऑफ द पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपका इंक्रीज हुआ है 2017-18 से ऑनवर्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। जो मेल LFPR है, मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये आपका 2017-18 में कितना था 75.8 था। 2022-23 में कितना है, 2022-23 में है 78.5। याद रखना है जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये आपका 2017-18 में था 75.8 और 2022-23 में कितना हो गया है बढ़ के 78.5। अगर फीमेल LFPR की बात करें, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, तो सेम पीरियड में देखा जाए तो 23.3 से कितना बढ़ गया है, 23.3 से बढ़ के हो गया है 37 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट PCS या UPSC पूछती है इस टाइप के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेरणा कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो प्रेरणा क्या है आपका वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, किसके लिए, फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। तो ये की पॉइंट है। करेंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, प्रेरणा क्या है, वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, किसके लिए है, फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। इसके अलावा इसमें क्या होगा, ए बैच ऑफ 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसमें 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियां होगी, ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे और हर एक सप्ताह वेरियस पार्ट से, हर एक मतलब देश से हर एक एवरी वीक फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो 20 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वीकली होंगे देश के हर एक हिस्सों से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बेयरर के रूप में किसे चुना गया है, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपको बताना है सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका हाल ही में फैम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई, जो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका हाल ही में फैम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई,
ये जो आपका अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और थीम क्या है 2024 वर्ल्ड ह्यूमन डे ग्लोबल कैंपेनिंग की, तो हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।